सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि शिफ्ट 2 का जो पेपर होगा वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पेपर हमने सॉल्व पहले से कर लिया है और पिछली जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं और वो पैड का पेपर देने जा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि अगर आप नए अभी वीडियो देखने आए तो पिछली वीडियोस भी सारी देख लें। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो किसके लिए, आपका यूपी पैट 2022 की स्पेशल सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो सारी उसी से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो आज शिफ्ट 2 के जो पेपर होंगे लगभग 45 या फिर 40 क्वेश्चन लगभग होंगे जीएस के। हाँ, 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। 40 क्वेश्चन जो जीएस के हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में हमारी क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी करें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया करें, वीडियो देखते मत रहा करें कि कोई मूवी चल रही है वीडियो हम देख रहे हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें, थोड़ा उंगलियों को तकलीफ दें, तभी जिंदगी में आपकी तकलीफें दूर होंगी। ठीक है, अगला आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यूपी पेट का शिफ्ट 2 का पेपर है। पहला पेपर जब हमने किया था तो वो शिफ्ट 1 का पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। अगर आप पैट का पेपर देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना आपके लिए रामबाण इलाज होगा, ब्रह्मास्त्र के समान है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम इरेज और आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। इसके पहले हम थोड़ा एक बार सिस्टम को रीचेक कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो आते हैं इसमें निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। मतलब यहाँ पर कुछ इतिहासकार हैं या फिर चीनी यात्री हैं, सॉरी विदेशी यात्री हैं जो भारत घूमने आए। हिस्ट्री इतिहास के समय में विभिन्न विभिन्न शासकों के काल में भारत घूमने आए थे, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। टॉमस रो, फाहियान, वेनसांग, इसको आप क्रमानुसार लगाना है कि कौन सा इतिहासकार सबसे पहले आया, कौन सा बाद में आया। ठीक है, तो इसमें बेटा जो टॉमस रो हैं आपके 1615 में आते हैं। ये किसके काल में आते हैं? जहांगीर के समय में आते हैं। ठीक है, जहांगीर के समय में आते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और ये अकबर से मिलते हैं आके। ठीक है, भारत में जब कंपनी के आगमन के पहले की चीजें ये सारी हैं। फाहियान जो है आपके 5वीं सदी में आए थे। 5वीं सदी में, उल्टा क्रम में ये लगेगा आपका, मुझे पता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी नंबर सही होगा। हाँ ठीक है, तो फाहियान जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। वेनसांग जो है बेटा वो आपका आया था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में आपका वेनसांग आया था। किसके काल में आया था अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो इसके अनुसार आपका कौन सा हो गया? वेनसांग के पहले फाहियान, 5वीं सदी पहले आएगी, फिर 7वीं सदी आएगी, फिर 1615 आएगा। ठीक है, मतलब आपका 17वीं सदी। तो टॉमस रो सबसे बाद में आए। तो इसके अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर, सेकेंड, थर्ड और आपका फर्स्ट। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर है। और इन अन्य जो शासक किसी के शासन काल में आए, जैसे इब्न बतूता है, बाकी लोग हैं, किस किस के शासन काल में आए वो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला आते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये देखो आपका सिराजुद्दौला है। ठीक है, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडी वॉस का युद्ध, बताएं हमें जल्द से कमेंट बॉक्स में कमेंट। देखो बांडी वॉस का युद्ध आपका होता है 1760 में, सॉरी वांडीवॉस का युद्ध होता है आपका 1759 में। फिर इसके बाद 1760 में बेदारा का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में होता है। ठीक है, तो इसमें ये सारे युद्धों के समय मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ये पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो इसका आंसर आप हमें बताएं। तो बेटा इसमें जो है आपका प्लासी का जो युद्ध है 1717 में, 57 में, उसमें आपका सिराजुद्दौला पराजित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। और अगर आपसे ज्यादा आगे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों की तरफ से कौन सा गवर्नर जनरल लड़ रहा था, तो इसमें भी आपको बताना होगा रॉबर्ट क्लाइव 1757 में लड़ रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 में लड़ रहे थे। ठीक है, 1764 में बताएं
कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला ये है भाई साहब, देख लो कितने हैंडसम लग रहे हैं। ठीक है, अगला आते हैं, इनमें से कौन हड़प की नीति का कट्टर समर्थक था। समर्थक मतलब किसने हड़प की नीति को चालू किया था। देखो क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका देख रहे हो, लैंग्वेज पूरी बदल दी है। अगर डायरेक्टली मैं आपसे पूछूं कि हड़प की नीति किसने लागू की थी, तो सीधा आपका दिमाग जाएगा किसके ऊपर, लॉर्ड डलहौजी के ऊपर। लेकिन हड़प की नीति का कट्टर समर्थक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी बताया तो दिया है हमने, बी नंबर। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति ली थी। हड़प की नीति का मतलब ये था कि उस समय अंग्रेजों ने ये नीति चालू की कि जिन राजाओं के खुद के पुत्र नहीं है, मतलब उनके खुद के पुत्र पैदा नहीं हुए और उन्होंने पुत्र को गोद ले रखा है, तो वो वहां का राजा नहीं बन सकता, वो वहां का वारिस नहीं होगा। ठीक है, इसी के तहत इन्होंने हड़प की नीति चालू की थी। और इसी की नीति के अंतर्गत अंडर में झांसी आती थी, और झांसी मतलब रानी लक्ष्मीबाई, उनके जो दत्तक पुत्र थे उनके ऊपर ये अटैक करवाया, सब कुछ हुआ। तो रानी झांसी की रानी तभी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हुई थी अपने दत्तक पुत्र को बचाने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु। ठीक है, और उनसे संबंधित जो किताब है मणिकर्णिका। अगला, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तो इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। धन्वंतरी एक मेडिकल ऑफिसर थे, किसकी सभा में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में। ठीक है, तो बेटा आप चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्ष, इन तीनों के बारे में पढ़ के जाएंगे पेपर जब देने जाने से पहले। ठीक है, इतना ध्यान करना। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका बी नंबर बेटा सही होगा। अगला आते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बोल चुका हूं कल पिछली क्लास में, इसी सेम क्लास में मैंने पिछली क्लास में बोला था कि जितने भी लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो आए हैं, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहां पर पढ़ाई की है, और किसके शासन काल में आए हैं, किस समय आए, इतना सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिवीजन इसलिए ज्यादा नहीं मारता हूँ, क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाता हूँ कि आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि कहाँ से हो सकता है यही क्वेश्चन सेम आ जाए। ये पूछ ले कि मौर्यकालीन भारत के विवरण प्रणाली वाली इंडिका के लेखक, मेगस्थनीज के लेखक पूछ ले, उनके द्वारा लिखी गई किताबें पूछ ले, फाहियान के द्वारा लिखी गई किताबें पूछ ले, वेनसांग के द्वारा लिखी हुई किताबें पूछ ले। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए था। फिर तो इसका बताए हैं, तो इंडिका के लेखक तो बेटा मेगस्थनीज है। ठीक है, इंडिका के जो लेखक है वो मेगस्थनीज है। इस पुस्तक को मौर्य काल के शासक में लिखा गया था। मौर्यकालीन शासन को ये व्याख्या करती है, जो अशोक का शासन था उसके ऊपर इसको लिखा गया इंडिया भारत, क्योंकि उनका नाम भरत था, अशोक भरत। ठीक है, पहले भरत, उसी के नाम से उन्होंने लिखा था। आर्थिक क्रियाकलापों में इकोनॉमी की किताब मान लेते हैं इसको, इंडिका, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। देख रहे हो, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, क्योंकि एक साइमन कमीशन जब लागू किया गया था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर विरोध किया, बोला कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, ये कब बोला गया और किस सन में ये आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साइमन कमीशन आपका वही है 1919 में, 1919 में। ठीक है, और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 में पुनः सुधारों के लिए एक विधिक आयोग का गठन वर्ष 1927 में किया गया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ठीक है, ये 1919, यहाँ पे हमने थोड़ा जल्दबाजी में कुछ गलत एक्सप्लेनेशन कर दी है। उसका कारण ये है कि 1919 में जो आपका भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है,
और इसमें 1919 में ये भारत शासन अधिनियम आया था, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। ठीक है, इस अधिनियम को भी साइमन द्वारा गठित अधिनियम भी बोला जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने वो एक्सप्लेनेशन दे दी, वरना वो गलत है। 1928 में आपका साइमन कमीशन भारत आता है। इसी को रूपांतरित किया गया था 1929 में। 19 में जो आईजीए एक्ट आया था, 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसी में कुछ परिवर्तन करके इसको दोबारा लागू किया गया भारत में, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जो 1928 में लागू किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत में प्रथम बार आया, तो 1928 में। ये देख सकते हैं, ये फोटो है, यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं साइमन कमीशन की, तो 1928 में भारत आया। और अगर डेट पूछ ले तो 3 फरवरी बता दें। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1928 में साइमन कमीशन आता है, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन में ही बोला जाता है पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में। और इसी के कारण, सॉरी देखो 1928 दिमाग में चल रहा है, 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन, और इसी को 26 जनवरी को, इसी के कारण 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 1930 26 जनवरी को हम, ये दिसंबर में हो रही थी ये चीज, ये घटनी थी, ये अधिवेशन दिसंबर में हुआ था 1929 में। 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता मनाएंगे और उस दिन भारत देश आजाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, जिसके कारण ही 26 जनवरी 1950 को हमने पूर्णतया भारत को संविधान समर्पित किया था। ठीक है, आजाद होने के बाद, संविधान बनने के बाद 45 दिन हम रुके थे, उसके बाद हमने इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। अगला, निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, इसमें संस्थापक दिए गए हैं और पार्टी का नाम दिया गया, तो किस पार्टी ने किसका संस्थापक किया वो आपको बताना है। गदर पार्टी, इंडियन नेशनल आर्मी, मित्र मेला, होम रूल लीग का बताएं। तो गदर पार्टी जो बेटा है लाला हरदयाल आ जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस आ जाता है, होम रूल लीग आ जाता है एनी बेसेंट, मित्र मेला वीडी सावरकर। तो डी का फोर दो में है, सी का 3 इसमें है, बी का है फर्स्ट नंबर और ए का है 2 नंबर, तो इसका ऑप्शन है बी नंबर से। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने, गदर पार्टी लाला हरदयाल, दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, गदर पार्टी के संस्थापक। ठीक है, अगला, तो इसका आंसर देख लिया ना ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्वेश्चंस के, और एग्जाम देने के पहले एक बार नजर मार के जाएं अंदर। ठीक है, तो इसमें बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। अगला, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया बताएं। खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद। बताएं जल्दी से कौन सा इसका आंसर सही है। तो सीधी सी बात आ जाती है कि मोहम्मद गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन चलाया था, और उसके तहत जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, पाकिस्तान राज्य की मांग करने वाले और मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बोले जाते हैं। ठीक है, तो निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ये विरोध किया, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग बने और भारत पाकिस्तान में बंटवारा। शुरू में तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर ये चीज नहीं होगी तो देश भी आजाद नहीं होगा। अभी नहीं, 1947 में नहीं, एक भारत में ही भारत के कई पाकिस्तान बन जाएंगे, भारत के अंदर ही कई पाकिस्तान होंगे। तो इस चीज को उन्होंने रोकने के लिए पाकिस्तान और भारत का बंटवारा करवाया। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए। काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी संयंत्र जो हुआ था, उसमें कौन शामिल थे, तो बेटा बहुत सीधा सा आंसर है डी नंबर। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, लखनऊ में स्थापना होती है इसकी एचआरए की। ठीक है, और लखनऊ के पास, सॉरी
लखनऊ में नहीं, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, और लखनऊ के पास काकोरी जो पड़ता है, वहां पर जो कांड हुआ था, काकोरी संयंत्र, जो काकोरी घटना हुई थी चोरी वोरी वाले, ठीक है, उसके खिलाफ जो एचआरए शामिल थी, चंद्रशेखर आजाद जिसके संस्थापक मुखिया थे, उसमें सॉरी भगत सिंह भी शामिल थे, और आपके बटकेश्वर दत्त भी शामिल थे। जो भी इनसे संबंधित व्यक्ति रहे हैं वो सारे लोग उसमें शामिल थे, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे जब पेपर देने जाएंगे, एचआरए के बारे में। एचआरए पहले एचएसआरए था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको फिर नाम बदल दिया गया, एचआरए कर दिया गया, ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल बताई दिया है। तो कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था? तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी? बताएं आंसर जल्दी जल्दी। ये है आपका नागा अर्जुन, ठीक है। तो नाग और अर्जुन, देखते हैं ना, आपने कृष्ण लीला देखी होगी, इसको हम आज याद ही करवा देते हैं, कभी भूलोगे नहीं आप। कृष्ण लीला आपने देखी होगी, जो शेषनाग का वो करते हैं, जैसे जब कृष्ण वहां पे तालाब के पास में खेल रहे होते हैं और गेंद तालाब में चली जाती है और वो तालाब में कूद जाते हैं गेंद निकालने के लिए, तो शेषनाग उनको कैप्चर कर लेता है, किडनैप कर लेता है, और उसको उनको उससे निकलते हैं बाहर, और फिर उसी के फन पर वो डांस करते हैं, ठीक है। तो कृष्ण और नाग, जो शेषनाग उसको नाग बोलते हैं, वैसे कृष्ण हो गए। तो कृष्णा नदी के ऊपर नागा अर्जुन बांध बना हुआ है, ठीक है। ये चीज आप याद करें, कृष्णा नदी के ऊपर नागा अर्जुन बांध बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको याद भी हो गया, भूलेंगे नहीं। कृष्ण और नाग का संगम नागार्जुन बांध, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की थी? एक सेकंड रुको जरा। ओके, सब ठीक है। तो चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ये आपको बताना है, क्वेश्चन बताएं हमें। ये माउंट एवरेस्ट का हमने मैप भी लगा रखा है, जिससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम अभी तुम्हें सॉल्व करवा देंगे तुरंत तुरंत, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार बेटा चढ़ाई की गई 1953 में, ठीक है। चंद्रमा पर सबसे पहले मनुष्य कब पहुंचा? 17 जुलाई 1969 को, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बेंजी मैके, ठीक है। ये दो लोग गए थे, गए तो तीन लोग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बेंजी मैके, एक लोग और थे जो प्रॉब में रुके हुए थे, बाकी दो लोग चंद्रमा पे गए थे, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1953 तो उसका आंसर हो गया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850, 8,848 आपकी किताबों में दिया गया, तो फैक्ट वो सही नहीं है, अब चेंज हो गया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, 2 मीटर बढ़ गया। अगला, अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये एक मैप है माउंट एवरेस्ट का, इसमें जगहें दी गई हैं, कौन कौन सी जगह क्या पे है, किस किस जगह पे। तो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल में, देख सकते हो आप, ठीक है। किलिमंजारो जो है यहाँ पे पर्वत, अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी जो है किलिमंजारो है, ठीक है। फिर आ जाता है नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी है 6,160 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आइसलैंड पीक है इसकी, इंजा टिसी, ठीक है। मस्टक आता पाकिस्तान चाइना की है 7,546 मीटर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है 8,850 पाउंड, ठीक है। चो यो इसकी सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्नोका अकाकागुआ, ठीक है। ये है आपका साउथ अफ्रीका का में हाईएस्ट, ठीक है। किलिमंजारो हो गया, एपीओ हो गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी में क्वेश्चन में, पीछे आते हैं जरा, माउंट एवरेस्ट का तो मैंने बता दिया, इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए, भारत के लिए पूछ लिया जाए, तो भारत के जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाएगी, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन, केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, जिसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। इतनी जानकारी काफी है आपके लिए। अगला, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है भैंसरोड गढ़ अभ्यारण्य,
दर्रा अभ्यारण्य, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाट प्रभा अभ्यारण्य, बताएं जल्दी से। तो बेटा भरतपुर जो है आपका राजस्थान, भरतपुर परिवार तो राजस्थान में है। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का राजस्थान में है। रणथंभौर राजस्थान में है। सरकोना भाई, ठीक है। सरिस्का, रणथंभौर, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान सारे आपके पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और भरतपुर में जो पक्षी अभयारण्य स्थित है वो केवला देवघाना है, तो उसको याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी जो तीनों है इसमें इसके आंसर भी हमें बताएं आप, ठीक है। अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया, राजनांदगांव, बताएं। बताएं। तो दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा, और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो बेटा आप बताएंगे 1955 में, ठीक है। और ये स्थित कहां पर है? भिलाई इस्पात छत्तीसगढ़ में है। दल्ली राजहरा 1955 में छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क के स्रोत का मुख्य, लौह अयस्क का मुख्य स्रोत है भारत का, ठीक है। अगला, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोजिला, बुर्जिल, जम्मू कश्मीर, बारालाचा, सिपिकेला, उत्तर प्रदेश। थागाला, नीति पास और लिपू लेक हिमाचल प्रदेश, नाथू जैले सिक्किम, जेलेबला, ठीक है। तो बेटा चौथा सही है, नाथू जैले सिक्किम, ये सही है। लिपू लेक, थागाला, नीति पास और लिपू लेक और थागाला हिमाचल प्रदेश, जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर। बताएं जिनको पता है। चौथा बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया है, एक जो चौथा क्या आपको बता रहा है। तो बेटा जोजिला और बुर्जिल है जो आपके लद्दाख के पास में स्थित है। बारालाचा और सिपकिला, सिपकिला जो है बारालाचा सिपकिला, तो ये आपका जो स्थित है, सॉरी, तो इसमें जोजिला और बुर्जिल जो है आपका लद्दाख के पास में स्थित है। और बाकी जो इसमें आप देखना चाहेंगे कि नाथू जैले सिक्किम, ये चौथा नंबर भी आपका सही है। तो आंसर के हिसाब से अगर हम देखें कि जोड़ा नहीं सही है तो डी नंबर में पहला भी नहीं सही है, दूसरा भी नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही है, ठीक है। तो इसको आपको याद देखना होगा ध्यान से। तो इसमें आपका जोजिला और जम्मू कश्मीर के लिए हो गया लद्दाख, बारालाचा और शिवकिला उत्तर प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है ये आपके, जो कि यहाँ पे दिया गया है। थांगला, नीति पास, लिपुलेख, ये जो है आपके, थांगला जो है इसमें, थागाला, ये लद्दाख में है। नीति पास और लिपुलेख जो है ये आपके सिक्किम में है, ठीक है। बारालाचा और सिपिकिला, ये याद रखें। अगला आते हैं, किसने बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, व्यक्तिगत कर, बताएं जल्द से जल्द बताएं आंसर। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कब बढ़ेगा? तो जब नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होगी, नई पूंजी मिलेगी और उसकी अनुमानित प्राप्ति, हमने नई पूंजी का एस्टिमेट किया, पहले से गणना कर ली कि हमें इतनी पूंजी मिल सकती है, तो वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। अगर बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सीएसओ,
ओ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किस हिसाब से किया जाता है? प्रति व्यक्ति जो डेली उसका एस्टिमेट है कि एक दिन में व्यक्ति को खाने पीने बाकी जरूरतें पूरी हो रही नहीं, उसको प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। आरबीआई का काम है रुपया छापना, नीति आयोग का काम है प्लान बनाना पंचवर्षीय योजनाओं की, वित्त मंत्रालय का काम है बजट पास करना और बेवजह का पैसा लोन में देना दूसरों को, ठीक है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम पूछ रहा है, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, कृषि। बताएं जल्दी से। तो बेटा इसमें जो सेवा क्षेत्र है आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है, फर्स्ट। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आपको पता है मिश्रित है, मिक्सचर है, मिक्सचर है। तो अर्थव्यवस्था को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक तो प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो प्राथमिक में आपका सेवा क्षेत्र आता है, जो जॉब करते हैं, जो लोग जॉब सेक्टर में होते हैं उनको प्राथमिक में रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें। हमें बताएं कि द्वितीयक और तृतीयक में कौन रखा गया है। कृषि बताएं किस में रखा गया है, कृषि जो है आपका वो किस में रखा गया है, ठीक है। अगला, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये पिक्चर यहाँ पे गलत लगी हुई है, ये पिक्चर MS स्वामीनाथन की है। MS स्वामीनाथन की है, तो MS स्वामीनाथन आपकी हरित क्रांति के लिए फेमस रहे, तो उसमें इसे नहीं लगा सकते हो। श्वेत क्रांति का मतलब है दुग्ध क्रांति से, ठीक है। और इसके जो भारत में फेमस करने के लिए व्यक्ति जाने जाते हैं वो वर्जियस कुरियन है, ठीक है। आंसर आपको पता चल गया होगा। अगला आते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताएं आंसर जल्दी। तो 1991 में इस वक्त आपके जो मनमोहन सिंह थे वो भी काम कर रहे थे इस वक्त गवर्नमेंट में, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस वक्त जो सरकार थी यूपी उत्तर प्रदेश, अरे सॉरी केंद्र सरकार में, वो नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्हीं के अंडर में मनमोहन सिंह काम कर रहे थे गवर्नमेंट में, ठीक है। एक सेकंड रुकते हैं जरा, इसको हम सिस्टम को देख लेते हैं। ओके, सब ठीक है। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री जो आपके PV नरसिम्हा राव थे, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनके वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि भाजपा की सरकार आ जाती है, दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल शुरू हो जाता है और वहां पे सरकार बनती है। लेकिन अगली बार फिर से कांग्रेस सरकार आती है और मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। 1991 में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई। उदारीकरण मतलब टैक्सेस में छूट दी गई, कंपनियों को बुलाया जाने लगा, उदारीकरण करने लगे कि आप आइए इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि उस वक्त पूरे विश्व में आर्थिक सुनामी आई हुई थी, जिसके कारण काफी चीजों का दिक्कत हो रही थी, ठीक है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? बताएं। पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। बताएं जल्द से जल्द। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? पुलिस राज्य सूची में है, कानून और व्यवस्था राज्य सूची में है, जेल नहीं है राज्य सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में। तो जेल का मतलब ये है कि जेल तो मतलब दंड ही हो गया ना, पहले तो दंड दिया जाएगा, जेल तो बाद में होगी। तो राज्य सूची में शामिल नहीं है। देखो, सूची आपकी तीन प्रकार की है, पता ही होगा सबको। एक तो राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो पुलिस होती है किसी भी राज्य की, तो वो मुख्यमंत्री के अंडर में काम करती है। वहां की कानून और व्यवस्था उस राज्य की जिम्मेदारी है। वहां किस मुजरिम को क्या दंड दिया जाएगा वो वहां के हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। बाकी इसके बावजूद अगर कोई केस हाई सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो भी दंड प्रक्रिया तो दे ही जाएगी, ठीक है।
तो दंड प्रक्रिया है जो आपका राज्य में भी है और उसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य तो कॉमन मिल ही रहा है, जेल लेकिन ऐसा शब्द है जो आपका राज्य सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। इतना आंसर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है जेल। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्ध संघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। बताएं जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ही वैलिड है, सर्वोच्च है। ए नंबर इसमें अर्ध संघी की जो बात बोल रहा है, जो हाफ यूनिटरी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, मतलब सभी को समान न्याय दिया जाएगा। शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा कि राष्ट्रपति की वैल्यूएशन रखी गई है, प्रधानमंत्री की वैल्यूएशन है अलग, और वहां के जो मुख्यमंत्री उनकी वैल्यूएशन अलग है, लोगों की वैल्यूएशन भी अलग है। तो शक्तियों का वितरण समान रूप से सबके पास में किया गया है। तो ये तीनों चीजें तो वैलिड है, तीनों चीजें वैलिड है, लेकिन ये चीज आपकी वैलिड नहीं है। संविधान सर्वोच्च नहीं है, लोग सर्वोच्च है, क्योंकि लोगों द्वारा ये संविधान बनाया गया, संविधान लोगों के लिए ही है। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, मतलब ये कोट बोला गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा कि लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। अगला आते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बताएं अगला। तो बेटा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक, ये प्रत्येक नागरिक को आर्थिक न्याय देते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण के लिए, पंचायत का संगठन, रोजगार दिया जाएगा। राज्य की अवधारणाएं लिखी, राज्य की परिभाषा लिखी हुई है कि प्रत्येक राज्य को अपने राज्य के नागरिकों के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। तो उसमें आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, तो आर्थिक न्याय के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही बताया गया, भाग 4 में है, ठीक है। कितने आर्टिकल है? 36 से 51 तक आर्टिकल है। 51 का में आपका मूल कर्तव्य है। भाग 3 में आपका जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 12 से 35 तक, ठीक है। 5 से 11 आपके जो है नागरिकता के कॉन्सेप्ट है। 1 से 4 है आपका भाग 1, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बताएं जल्द से जल्द आंसर हमें तुरंत। तो उसमें आपका आंसर है बी नंबर। बी नंबर आपको बताता है पंचायतों का संगठन। इसी में एक आता है 48 का, ये भी आपके भाग 3 की बात कर रहा है, भाग 3 की, सॉरी भाग 4 की। भाग 4 की 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 40, अनुच्छेद 40 इसका आंसर बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 40। अगला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन। इसका आंसर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, संविधान पूरा पढ़ा दिया, ऐसा ही क्वेश्चन पिछली क्लास में भी था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, भारत में प्रथम बार कहां लागू की, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में एक बार लागू हुई और किस राज्य में लागू हुई, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। बताएं बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, ये बताना है। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आंसर हमें इसका। बेटा इसका आंसर जो है क्वेश्चन का, मेरे हिसाब से क्वेश्चन पिछली बार रॉन्ग था, इसका कॉमन नंबर मिला था सबको।
क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो बिजली का प्रवाह सर्किट में तो हमेशा ही होगा ना। प्रवाह जो सर्किट में होगा करंट का, वो हमेशा ही रहेगा। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे कि ये एक मान लेते हैं, ये हमारा एक सर्किट है, ये प्लस माइनस, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया। स्विच का मतलब हाँ बटन, बटन से ही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक डायरेक्ट करंट भी इसको दे रखा है, लाइट जहां से हमारी आ रही है प्लस माइनस, ठीक है। इधर से हमारा इस साइड से यहाँ पे, इसमें हमारे यहाँ पे से लाइट आ रही है, ये हमारा बटन लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हमें एक बल्ब जलाना है, ये का हमारा एक बल्ब है, इस बल्ब को हमें जलाना है, ठीक है। अब हम अगर अंदाजा लगाते हैं कि इस पूरे सर्किट में लाइट है ही नहीं, तो हम स्विच को ऑन करें चाहे ऑफ करें, ऑन करें चाहे ऑफ करें, ये बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। इसका रीजन तो यही हुआ ना। तो स्विच बंद होने पर, स्विच चालू होने पर, तो उसका कोई दोनों चीजों का मतलब ही नहीं बनता है ना, तो पहला भी गलत है, बी भी गलत है। अब जब तक धारा पूरे समय तक चालू नहीं हो रही है, कि धारा हमेशा ऑलवेज, जब तक करंट फ्लो नहीं होगा, ऑलवेज करंट फ्लो, सीएफ, इसको एसीएफ बोलते हैं, ऑलवेज करंट फ्लो, ऑलवेज करंट फ्लो, इसको एसीएफ बोलते हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है इसको बोलते हैं हम। तो जब तक किसी भी सर्किट में धारा का प्रवाह लगातार नहीं होगा, तो स्विच का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब धारा का प्रवाह चलो इसमें हो रहा है लगातार, हमने स्विच को ऑन किया, बल्ब जल गया। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब हुआ, जब हमने स्विच को ऑन किया। हमने स्विच को बंद कर दिया तो बिजली का प्रवाह हमारे सर्किट में बंद हो गया, लेकिन वहां पर करंट उस स्विच तक तो है ही ना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत है, इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था इनको। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, ऐसी कोई बात बनती नहीं। तो बिजली का प्रवाह हमेशा ही सर्किट में होता है ना, या तो लाइट होगी या तो लाइट नहीं होगी, हमें सिर्फ बटन ऑन करने का देरी है, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है, प्रतिरोध जो पूछ रहा है इसका एसआई मात्रक है, बताएं। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम। ओम, जादू पिक्चर देखे ना, ओम 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 बोलता है, वही वाला ओम है, ठीक है। वोल्ट एम्पियर फैराडे, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक पूछ रहा तो ओम होगा। वैसे तो बिजली के करंट के लिए हम एम्पियर यूज करते हैं, ठीक है। फैराडे वोल्ट सारे बिजली से ही संबंधित है, ठीक है। अगला फैराडे विद्युत धारा के लिए हो जाएगा, और अगर इसमें आपसे पूछ लिया गया था ओम, तो वोल्ट हो जाएगा आपका विद्युत विभव, ठीक है। और आपका एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बताएं जल्दी से। तो नींबू आपका साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल आपका टमाटर में होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो आपका है चींटी की डंक में होता है, बिच्छू के डंक में होता है, चींटी के डंक में होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। एसिटिक आपका अम्ल जो हो जाएगा वो सिरका में होता है। कर्कट जनक रसायन से होता है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा, बताएं। कर्कट जनक रसायन, ठीक है। मतलब जो पुड़िया, पान पुड़िया खाते हैं, इसका वर्ड देख रहे कैसा यूज किया गया हिंदी का। पान पुड़िया खाने से क्या होता है, तो कैंसर होता है। यही सीधी सी बात पूछना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पूछेंगे, ऐसा घुमा के हिंदी का वर्ड यूज कर लिया, कैंसर होता है। कर्क रोग, कैंसर, कर्क रोग, समझ गए। अगला, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्पेशियल डर्मिस, बताएं। तो एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह, एंडोडर्मिस त्वचा के अंदर की सतह, डर्मिस मतलब सिर्फ हमारी सतह, विशिष्ट स्पेशियल डर्मिस हो जाता है। और त्वचा का रंग जो होता है उसमें मेलेनिन, मेलिन पदार्थ होता है, जिसके कारण मनुष्य का कलर बनता है, जो चाहे वो कोई गोरा होता है कोई काला होता है, जो भी जिस टाइप के कलर्स होते हैं। ऐसा रेसिज्म वाला क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, ऊपर वाले के देन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो कारण होता है वो मेलेनिन पदार्थ होता है, ठीक है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, थंडर ड्रैगन। थंडर ड्रैगन से मतलब है कि वहां पर तूफान, बिजली बहुत गिरती है, तूफान बहुत आते हैं, तो भूटान ऐसा देश है, ठीक है। भूटान ऐसा देश है जहां पर थंडर ड्रैगन है, ठीक है। अगला, रियाद किस देश की राजधानी है, म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, बताएं। रियाद किस देश की राजधानी है, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। म्यांमार की हो जाएगी, अच्छा रियाद किस देश की राजधानी है, मैंने सोचा यहाँ पे मुद्रा पूछ रहा है, तो रियाद किस देश की राजधानी है, सऊदी अरब। बांग्लादेश की आपको पता ही होगा,
मुद्रा यहाँ की टका है और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो आपकी ढाका है, और म्यांमार की है जो आपकी नाय नायपीड़ा, म्यांमार। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गोवा सबसे छोटा, ठीक है। गोवा के बाद सिक्किम, फिर आएगा आपका मेघालय, फिर आएगा आपका मिजोरम। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ज्यादा इजी बात, 6 वर्ष। जो हमारे यहाँ के ऑफलाइन के बच्चे हैं, मुझे लगता है अगर इसी टाइप का पेपर आएगा तो पेपर फिर बच्चे फाड़ने वाले हैं, मुझे पता है। इस वक्त अगर 100 नंबर का पेपर आने वाला है ये, और जिस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है, मैंने जो जो पढ़ाया है, जो जो चीजें मैंने बताई हैं सभी को, और मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पे उनको चीजें क्यों, जब ये क्लास वो पढ़ रहे होते हैं, जैसे तुम अभी ये क्वेश्चन पढ़ो तो उनको बहुत ईजी लग रहा होगा, अरे ये तो सर ने बताया है, अरे ये भी सर ने बताया, ये भी हो सकता है 3 से 4 ही क्वेश्चन ऐसे मुझे भी अभी तक ऐसे लगे जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, इनडायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली तो बताया होंगे। जैसे कि मैं कोई चीज बता रहा हूँ, उस वक्त मैं बता गया हूँ, उस वक्त मैं भूल गया हूँ। तो जीएस की क्लास पढ़ते वक्त आपको दिमाग खोल के पढ़नी चाहिए क्लास, अगर ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो टीचर, मैं हूं या कोई भी हो, जीएस की क्लास में कब वो क्या बोलने वाला है। कुछ बच्चे स्मार्टली काम करते हैं कि कोई टीचर जीएस का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो टीचर ने कोई चीज बोली और बच्चे को लगा ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसने तुरंत वहां पे नोट बनाया, लिख लिया। फिर टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स तो वो बना ही रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो नोट्स भी बना रहा है, और पीछे बैक साइड में एक एक्स्ट्रा क्लासेस उसी दिन का बच्चा वहां पे भी नोट बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। तो टीचर को भी पता नहीं होता है। देखो, टीचर प्रिपेयर होके आता है, टीचर को क्या पढ़ाना है अगले दिन टॉपिक पढ़ के आएगा, पढ़ाएगा आपको उतना टॉपिक वो आपको पढ़ा देगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्स्ट्रा जो चीजें आपको बताएगा, उसके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, वो कभी पढ़ के नहीं आया है ना, उसको जो आता है, उसकी नॉलेज है, उसको ज्ञान है, वो चीजें वो आपको वहां पे शेयर कर रहा है। तो वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, उन चीजों को भी आप नोट कर लें। तो ऐसे बच्चे थोड़ा जीएस में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आगे निकल जाते हैं। अगला आते हैं, तो ये राज्यसभा के लिए आपका हो गया 6 वर्ष। इसका हमें न्यूनतम आयु बता दें राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। अगला, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर, बताएं। तो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशन डे, यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना होती है, और 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। इसका आंसर द हेग। जिनेवा में बताएं क्या है, एम्स्टर्डम में क्या है, वियना में क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला, प्रसिद्ध नव कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबंध है, किस राज्य में बनाया जाता है? नबका लेबारा, नबका लेबारा कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में बेटा। राजस्थान के पुष्कर में लगता है पशु मेला, बिहार में कजरी, केरल में ओणम, इतना याद रखें, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बताएं। तो नाइट्रोजन इसमें नहीं है, जैसा कि ये देख रहे हैं CO2 के लिए। तो मेथेन होता है, मेथेन आपके धान के खेत में से मेथेन निकलती है। धान के खेत के पास जाए, जब धान सूख जाए, गर्म से गर्माहट से महसूस होती है, तो मेथेन के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हरित गृह गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर और आपकी एसी वगैरह से निकलती है, उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ठीक है, CFC गैस। ये सारी गैसें आपकी हरित गृह गैसें बोली जाती हैं। नाइट्रोजन इसमें से एक ऐसी गैस है जो हरित गृह गैस नहीं है, इतना याद रखें, ठीक। अगला, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, बताएं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं?
तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। तो इतना आप याद रख लें। तो अर्जुन अवार्ड का ये सिंबल देखते हैं, यही सेम ट्रॉफी दी जाती है। अगला, हाँ, तो इसमें लिख के आ रहा है आप थैंक यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो ये भी आप पढ़ लें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सारे क्वेश्चन आज के आपके सॉल्व हो गए हैं। तो अब याद ध्यान करें आप कि हमने शिफ्ट 1 का पेपर कर लिया है सॉल्व, और शिफ्ट 2 का भी पेपर सॉल्व कर लिया है, मतलब 80 क्वेश्चन हो गए हैं। 80 क्वेश्चन के आसपास जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जो जो टॉपिक बनते हैं, पेपर देने से पहले आप एक बार रिवीजन कर लें। जीएस का सेक्शन ज्यादा है, 40 नंबर की जीएस है आपकी टोटल। अगर पूरा मिला दें तो शायद हमारे हिसाब से 50 नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का करंट अफेयर मिला दें तो 50% जो पेपर है आपका, वो आपका जीएस के सेक्शन से आने वाला है। तो थोड़ा मेहनत करके ठीक ठाक तरीके से जाए, और जितने भी आसपास के क्वेश्चन है वो भी पढ़ के जाए, सब तैयारी करके जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हो गए। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के लिंक की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दी गई है। और अगर किसी को समस्या हो रही है तो अभी हम एक नंबर लिखने वाले हैं, उस पर मैसेज करें। एक सेकेंड, हाँ, तो अभी ये नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखें जरा। ये नंबर है 7355285134, ठीक है। इस पर तुरंत मैसेज करें। और टेलीग्राम ग्रुप लिंक चाहिए या फिर हमारे लोगों की ऑफलाइन बैचेस में आपको ऐड होना है नोट्स वगैरह के लिए, उसकी फी अलग होगी। अगर ऑफलाइन के जो अलग से बच्चे ऐड होना चाहिए उनके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन के ग्रुप्स में अगर ऐड होना है, क्योंकि वहां पे हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, हमारे यहाँ मॉक टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, ठीक। तो ये चीज आपकी होगी। और जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे क्लास देख रहे हैं तो वो कायदे में थोड़ा पढ़ाई और कर लें, 3-4 दिन, पेपर आने वाला है पास में। और थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस भी अब ऑफलाइन में आपकी होंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और पेपर को अपने अच्छे करने की कोशिश करें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।